हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th क्लास के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो 4 प्रैक्टिस सेट्स एमपी बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, उनके डू एज डायरेक्टेड देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टाइटल है क्लास 12th के डू एज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिस सेट्स। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में डू एज डायरेक्टेड का क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए। सीता डज नॉट, पहले मैं पेन ले लूँ, ये पेन ले लिया मैंने, ठीक है, कलर ले लिया मैंने वाइट, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नीदर नॉर। ध्यान दीजिएगा, जो नीदर नॉर कंजंक्शन होती है वह एक नकारात्मक कंजंक्शन होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नीदर नॉर जो है वो एक नेगेटिव कंजंक्शन है और इससे हमेशा पॉजिटिव वाक्य ही जुड़ते हैं, नेगेटिव वाक्य नहीं जुड़ेंगे। सबसे पहले हमें इन वाक्यों को पॉजिटिव करना होगा। तो यदि हम सीता डज नॉट सिंग का पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा सीता, और डज नॉट निकलेगा तो बचेगा सिंग्स। तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। हम दूसरे सेंटेंस को देखें, सीता डज नॉट डांस, तो सीता डज नॉट डांस का हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो बनेगा सीता डांसेस। ध्यान दीजिएगा कि जब भी डज नॉट किसी भी अंग्रेजी वाक्य से निकलता है तो वह अपना प्रभाव मुख्य क्रिया पर छोड़ जाता है एस और ईएस के रूप में। केवल 2 ही क्रियाएं ऐसी हैं इंग्लिश में, डज और डिड, जिनका आना और जाना मुख्य क्रिया को प्रभावित करता है। अगर आप कभी भी डज नॉट निकालें तो आपको एस मुख्य क्रिया में वापस लगाना है। यदि आप कभी डिड नॉट निकालें तो आपको मुख्य क्रिया को दूसरे रूप में लिख कर आना है। ये 2 चीज़ें बोर्ड बहुत पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि कहीं पर स्टूडेंट गलती करेगा तो यही करेगा और कहीं नहीं करेगा। चलिए अब हम जोड़ते हैं नीदर नॉर। नीदर नॉर को जोड़ना अच्छे से सुन लीजिए। जब भी किसी वाक्य के कर्ता समान हो, ध्यान दीजिए, जब भी दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, जैसे लिखा सीता डज नॉट सिंग, सीता नहीं गाती है, सीता डज नॉट डांस, सीता नहीं नाचती है, यह दोनों बातें एक ही व्यक्ति के, एक ही पर्सन के बारे में कही गई है, वो है सीता। जब ऐसी स्थिति हो कि कर्ता एक से हो दोनों वाक्यों के, तो आपको नीदर कहाँ लगाना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिख लेंगे आपके वाक्य का कर्ता क्या है, सीता। ये आपने सीता लिख लिया। अब आपको प्लेस करना है नीदर। ये नीदर भी होता है, नाइदर भी कहलाता है, तो आप इसे नीदर और नाइदर दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये एक्सेंट, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इंडिया में एक्सेप्टेड है नाइदर, लेकिन इसका सही उच्चारण है नीदर। सीता नीदर लगाने के बाद अब हम उठाएंगे अपनी पहली वाक्य की क्रिया, और वो क्या है, सिंग्स। तो हमने यहाँ पर सीता नीदर सिंग्स, और फिर हम लगाएंगे नॉर को, और फिर हम दूसरे वाक्य में देखो कर्ता समान है, तो जैसे मैथ्स में अपन नहीं करते कि डबल, यदि कोई जो हमारे अंक समान होते हैं तो हम उनको काट कर जब ले लेते हैं तो कोई एक ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सीता को काट दिया और क्या आ गया, डांसेस। क्लियर है? तो आपने देखा हमारा सेंटेंस जुड़ गया। हमने नीदर कहाँ जोड़ा है, सब्जेक्ट के बाद, और नॉर को जोड़ा है दूसरे सेंटेंस के शुरू होने से पहले या पहले सेंटेंस के खत्म होने के बाद। ये पोजीशन होती है नीदर और नॉर की, जबकि कर्ता क्या हो, दोनों वाक्यों के एक से हों। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर्ता को अलग करता हूँ, सीता डज नॉट सिंग बोलता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि राधा डज नॉट सिंग। अब यहाँ पर वर्ब, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो वर्ब समान होगी। तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, ऐसा जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो फिर हमें कैसे नीदर नॉर लगाना है। आप नीदर नॉर निश्चित रूप से सीख गए होंगे। इसका आंसर है सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। ठीक, मैं आपको अभी दूसरे क्या कहते हैं भिन्न कर्ता का भी उदाहरण दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने रजिस्टर में लिखते जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, यदि कर्ता कैसे हो, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा मनीष, क्या लिखा, मनीष
प्लेज क्रिकेट। हमने सेंटेंस लिखा मनीष प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस नंबर 1 है। फिर हमने लिखा सेंटेंस नंबर 2, ठीक, कमलेश प्लेज क्रिकेट। ध्यान देना, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो आपकी मेन वर्ब सेम होंगी। अब हमसे कहा जाए कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपको जोड़ना है नीदर नॉर से। तो अब देखिए हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं, हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। इस स्थिति में हम नीदर को कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, ये इस पोजीशन पे। ये हमने लगा दिया नीदर, और नीदर के बाद हम लिखेंगे मनीष, और इसके बाद लगाएंगे नॉर, और दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ देंगे कमलेश, है ना। और फिर वर्ब हमारी कॉमन है, कॉमन वर्ब क्या है, प्लेज, है ना। और फिर इसके बाद हम लिख देंगे क्रिकेट। ये देखिए, अब देखिए नीदर की पोजीशन, नीदर नॉर की पोजीशन अब देखिए आप। अब नीदर नॉर की पोजीशन आप देख रहे हैं, नॉर तो अपना लगा ही है कनेक्टर के रूप में, लेकिन अब नीदर लगाया हमने शुरू में। तो जब भी कर्ता डिफरेंट हो और वर्ब क्या हो, सेम हो, तो आपको नीदर शुरू में लगाना है, उसके बाद पहले वाक्य का कर्ता लगाना है, फिर नॉर लगाना है, फिर दूसरे वाक्य का कर्ता लगा देना है, और फिर उनकी वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। अब हमारा हो गया वाक्य, नीदर मनीष नॉर कमलेश प्लेज क्रिकेट। ना तो मनीष ना ही कमलेश क्रिकेट खेलता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर तो मैंने पॉजिटिव वाक्य दिए थे, लेकिन आपको परीक्षा में जो बोर्ड में है वो नेगेटिव सेंटेंस ही आपको दिए जाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम जान लेते हैं हमारे वाक्य का उत्तर क्या है। ये हमारा सेंटेंस का आंसर आ गया इसका, सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। इस प्रकार से ये आपको थोड़ा यहाँ लिखना है, मैं बाद में कर दूंगा इसको एडिट, आपको यहीं लिखना है डांसेस, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण वहाँ पहुँच गया है। तो पहला आपको निश्चित रूप से डू एज डायरेक्टेड नीदर नॉर समझ में आया होगा। नीदर नॉर अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको निश्चित रूप से ये मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड सेंटेंस में। डू एज डायरेक्टेड का सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है। इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। यदि राजेश अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो वह सब कुछ खो देगा। ठीक है, अब राजेश कुछ भी करे, वो राजेश से तो मतलब नहीं, हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस लगाने के लिए आता है, देखिए कैसे लगता है अनलेस। अनलेस लगाने के लिए आप क्या करेंगे, अनलेस लगाने के लिए आप सबसे पहले इफ को देखिए, इफ कहाँ है आपका, इफ जहाँ हो वहाँ पर अनलेस को लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया अनलेस। ठीक है, अनलेस लगाने के बाद अब हम जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लगा देंगे राजेश। इसके बाद देखिए क्या मिला, डज नॉट। बस मैंने कहा था ना कि डज नॉट जाने का और आने का असर मुख्य क्रिया पे पड़ता है। अब चूंकि अनलेस एक नेगेटिव कंजंक्शन है, ध्यान दीजिए, अनलेस एक नेगेटिव कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है इफ नॉट। अगर आप इफ और नॉट एक साथ लगाना चाहते हैं, मतलब यदि से शुरू हुए वाक्य को नकारात्मक बताना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अनलेस का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप इफ़ और नॉट का यूज़ करके नेगेटिव बना सकते हैं। तो अब अनलेस हमने लिख लिया, अनलेस राजेश, डज नॉट को अलग करेंगे, और एक्ट में अब ध्यान से, यहाँ ध्यान से एक्ट में एस लगाकर आएंगे। यही बोर्ड चाहता है कि आप ना लगाओ, और आपने ये नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस, पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाती है। ये अपन ने लगा दिया, अनलेस राजेश एक्ट्स। ठीक, यदि कार्य नहीं करेगा, ये नाउ भी लगा दिया, और ये कॉमा झुमकाते हुए लगा दिया। और सेकेंड सेंटेंस को हम पढ़कर देखेंगे क्या यह बिल्कुल मतलब जो कार्य हो रहा है उसका परिणाम कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसको पढ़कर देखेंगे। यदि राजेश कार्य नहीं करेगा तो ही विल लूज एवरीथिंग। बिल्कुल यहाँ पर हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगह ऐसा बता दिया जाता है, ऐसा सिखा दिया जाता है कि अनलेस से जुड़ा हुआ अगला वाक्य नेगेटिव होता है। नहीं,
कभी कभी जो शब्द होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें वो सेंस जो है नेगेटिविटी का वो शब्दों से मिल जाता है। इसलिए अनलेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि अगले वाक्य को पढ़कर ही आप मेंटेन करें, उसको सही करें। यदि नॉट की ज़रूरत है तो नॉट लगाएं और नहीं है तो नहीं लगाएं। देखिए अनलेस कहाँ लगाए, शुरू में इफ़ के स्थान पर। अनलेस के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि अनलेस स्वयं एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आप ध्यान से इस काम को परीक्षा में करेंगे। और ज़्यादातर बोर्ड आपको डज नॉट और डिड नॉट वाले सेंटेंस देना पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि आप डज नॉट निकालोगे एस लगा के नहीं आओगे, आप डिड नॉट हटा दोगे तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के नहीं आओगे, हो सकता है फर्स्ट फॉर्म ही लगाए आओ, मतलब कोई ना कोई गलती आपको हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इफ़ की जगह अनलेस लगाएंगे। आपका मेन आंसर है वो ये है, ये मैंने आपका मेन आंसर बना दिया, मतलब जो सही दिख रहा है आपको उतारने के लिए, लिखने के लिए। अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। यदि राजेश काम नहीं करेगा अच्छे से तो वो सब कुछ खो देगा। तो इस प्रकार से आप इफ़ की जगह अनलेस लगा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है द जर्नी वॉज लॉन्ग everyone enjoyed it, combine the sentence using though। ये कंजंक्शन बहुत कम एमपी बोर्ड में आई है, हमारे जहाँ तक मेरा अनुभव है मेरे पढ़ाने का, उसमें तो दो का प्रयोग बहुत कम दिया गया है। दो डैश डैश येट, दो THOUGH इसका प्रोनाउंसिएशन दो होता है और इसके साथ इसका जो भाई है वो होता है येट। ध्यान दीजिए परीक्षा में 4 जोड़े याद करके जाना। आप पति पत्नी समझ लीजिए, ईदर की पत्नी और है, नीदर की पत्नी नॉर है। ईदर की पत्नी कौन है? और। तो आपको कभी कभी खाली स्थान आते हैं तो ईदर आया तो और भरेंगे, और दिखे तो ईदर भरेंगे। और नीदर की पत्नी जो है वो कौन है? नीदर की पत्नी है नॉर। और नो सूनर की पत्नी है देन। मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ जिसमें आपको याद रहे, ठीक है। नो सूनर की पत्नी होती है देन। एक बार बोर्ड में देन आया था और नो सूनर आया था और उन्होंने कहा था आगे देन भरिए, THEN और THAN, ये दोनों देन में ध्यान से काम करिएगा। THEN देन जो है वो एक एडवर्ब है जो समय बताती है तब तो फिर, और THAN एक कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए एक प्रपोजिशन है, ठीक है। तो नो सूनर देन की जोड़ी होती है। इसी तरह दो और येट की होती है, और एक जोड़ी और याद रखना, हार्डली। लिखते जाइए, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, हार्डली और वैन। जहाँ हार्डली आएगा तो आपको वहाँ वैन लगाना है। जहाँ TOO मिले तो आगे वाला आपको TO2 लगा देना है। जहाँ सो मिले तो आगे आपको क्या लगाना है? दैट। तो इतने पति पत्नियों की जोड़ियाँ हमारे अंग्रेजी में है, इन्हें ध्यान रखिएगा। दो के साथ यट, मतलब दो की पत्नी यट है। अब यहाँ नहीं दिया है, आप चिंता मत करिए। अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको इसको कॉमा से डिनोट करना है, क्लियर है। और टू की पत्नी, TOO की पत्नी TO2, ईदर की पत्नी और, नीदर की पत्नी नॉर, नो सूनर की पत्नी देन, हार्डली की पत्नी वैन और सो की पत्नी दैट। ये आप कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये अक्सर परीक्षा में खाली स्थान में पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें आराम से लिख सकें। अब हमें जोड़ना है दो, तो दो कहाँ लगता है? सबसे आगे। दो का अर्थ होता है यद्यपि, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तो दो लगाने की। तो हम सबसे पहले क्या लगा लेंगे? THOUGH, दो। ये हमने दो लगा लिया, ठीक है। दो के बाद अब हमें फर्स्ट सेंटेंस रखना है। यद्यपि जो यात्रा थी वो लंबी थी, फिर भी क्या थी, फिर भी सभी ने उसका क्या लिया? आनंद लिया। ये इसका हिंदी तात्पर्य है। तो हम पहले सेंटेंस को यहाँ जोड़ देंगे। दो द जर्नी, सॉरी मेरे पास आंसर है, मैं उसको डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। ये देखिए, दो द जर्नी वॉज लॉन्ग, यानी दो को आपको कहाँ लगाना है? सबसे आगे लगा देना है, फिर आपको कॉमा लगा देना है। यही आपका जो है वो यट है। ये दो यट भी होता है, और यदि यट ना हो तो कॉमा से दर्शाते हैं एवरीवन एंजॉयड इट, और हमारा दो कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। दो का अर्थ होता है यद्यपि। तो
यद्यपि यात्रा लंबी थी, फिर भी सभी ने क्या किया, उसका आनंद लिया। ये हमारा सेंटेंस का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 नेगेटिव बनाने के लिए दिया है। नेगेटिव बनाते समय बहुत ध्यान से काम करिएगा, और एक नेगेटिव तो आपको ध्यान देना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नेगेटिव बोर्ड का सबसे प्रिय नेगेटिव है, और वो है डिड, डज और डू से नेगेटिव देना। मैं यहाँ पर मान लो 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ही डज, है ना, आई डू और वी डिड। ये देखिए, ये मैंने वर्क जोड़ दिया इनमें, ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, मैंने इसमें जोड़ दिया वर्क, है ना, ये सॉरी वर्क, क्लियर, और ये भी वर्क। अब देखिए, इन तीनों में सब्जेक्ट के बाद क्या है? डज। सब्जेक्ट के बाद क्या है? डू। सब्जेक्ट के बाद क्या है? डिड। यदि सब्जेक्ट के बाद आपको कभी भी डज, डू और डिड मिले, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए घर से एक नॉट और डू ले जाना है और इनके बाद लगा देना है। ध्यान दीजिए, घर से एक नॉट और डू ले जाना है और आपको उनके बाद रख देना है, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में? ध्यान रखना, यदि कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद डज, डू और डिड मिलते हैं, डज मिलता है, डू मिलता है या डिड मिलता है, तो आपको घर से क्या ले जाना है? एक नॉट और एक डू, और ये आप ले जाकर इनके बाद में लगा देंगे। सब वाक्यों के नेगेटिव बन जाएंगे। ही डज वर्क का नेगेटिव क्या हो जाएगा फिर? ही डज नॉट डू वर्क। ये देखिए बन गया नेगेटिव, है ना। इसका बन जाएगा आई डू नॉट डू वर्क, और इसका बन जाएगा वी डिड नॉट डू वर्क। क्लियर है? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला सेंटेंस है एमपी बोर्ड में, खासतौर से 10th वालों को तो आना ही है, तो आप भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमें जो नेगेटिव मिला है उसकी। हमें जो नेगेटिव दिया गया है वो है सी हर्ट हर फ्रेंड। सी हर्ट हर फ्रेंड, देखिए कौन सी क्रिया दी? हर्ट। अब आपको बोर्ड क्या करता है? ऐसी वर्ब देता है जो तीनों फॉर्म में एक सी होती हैं, जैसे कट कट कट, जैसे पुट पुट पुट, जैसे हर्ट हर्ट हर्ट, जैसे शट शट शट। ऐसी 13 या 14 क्रियाएं हैं जो कि मेरे नॉलेज में हैं, तो बहुत सारी 13-14 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। बेसिक फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये फॉर्म जो है एक से होते हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, मैंने इस पर एक कहानी बनाई है, मेरे चैनल पर है, तीनों क्रियाओं के जिनके रूप एक से होते हैं। एक कहानी आप पढ़ लीजिए, उस कहानी को आप बोलते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो 13 या 14 क्रियाएँ हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि इनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। क्यों देता है बोर्ड ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, जिसमें आप भ्रमित हो जाओ? कैसे भ्रमित हो जाओ? अब देखिए यहाँ हर्ट लिखा है, अब ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड? बहुत सारे स्टूडेंट इसको तुरंत फर्स्ट फॉर्म में काउंट करके और अपना नेगेटिव बनाना शुरू कर देते हैं डज नॉट से। यही तो बोर्ड चाहता है, बोर्ड यही चाहता है कि आप डज नॉट से नेगेटिव बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, जब जब मुख्य क्रिया में एस और ईएस जुड़ा हो तभी डज नॉट आएगा, नहीं तो किसी की दम नहीं है वहाँ डज नॉट लगाने की। तो अब देखिए मुख्य क्रिया में नहीं लगा, और नहीं लगा मतलब ये सेकंड फॉर्म है, लगा है मतलब फर्स्ट फॉर्म है। तो क्रियाओं के ऐसे रूप जो तीनों एक से होते हैं उनमें डज और डिड का भेद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप ये देख लीजिए कि वर्ब में एस ई एस जुड़ा है कि नहीं। यदि जुड़ा है तो वो डज नॉट है, नहीं जुड़ा तो वो सेकंड भी है, फर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि यदि हम सब्जेक्ट यहाँ आई लगा दें अभी तो ये फर्स्ट फॉर्म भी बच जाएगा, लेकिन डू आएगा। तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, ठीक। फर्स्ट मेक कंफर्म अबाउट इट कि ये फर्स्ट है कि सेकंड फॉर्म है, फिर उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप उतरे। देखिए अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, और अब हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या लगा देंगे? हर्ट, है ना। चूंकि यह क्रिया का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यदि क्रिया का होता है तो हम उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डिड नॉट से बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म अपने पहले रूप में आ जाती है, सेकंड होती, तो इसके तो तीनों रूप एक से हर्ट ही होगा, और क्या आ जाएगा? हर फ्रेंड। और ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक। सी डिड नॉट हर्ट हर
फ्रेंड, हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है? हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हमें डिड नॉट से अपना नेगेटिव बनाना है। अगर मैं वहाँ एस लगा दूँ तो अब यहाँ हो जाएगा डज नॉट। अगर मैं वहाँ एस लगा दूँ तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट। यदि मैं यहाँ आई लगा दूँ सी की जगह तो फिर हो जाएगा डू नॉट। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से मेंटेन करिएगा। तो कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, हर्ट हर्ट हर्ट, ये क्रियाएं जो हैं तीनों रूप में एक सी होती हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। चलिए इसका मेन आंसर जान लेते हैं। मेन आंसर मैंने बना दिया, सी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाई। ऊपर तो चोट पहुंचाई थी, फिर हमने उसको नेगेटिव बना के कहा भैया उसने चोट नहीं पहुंचाई। अच्छे से करिएगा। एक नेगेटिव सेंटेंस आपको आना ही है एमपी बोर्ड में और 1 नंबर सॉलिड आपको मिलना है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, सेट ए के पढ़ रहे हैं हम ये। आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम हेयर एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो हमें अंडरलाइन क्लॉज यानी वाई ही हैज़ कम हेयर को पहचानना है कि कौन सी है। ध्यान दीजिए, यदि कोई भी वाक्य हम पढ़ें और उसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब जो बीच में कंजंक्शन के रूप में जुड़ा हुआ शब्द है, उसे हम कनेक्टर कहते हैं। यहाँ पर कनेक्टर क्या है? यहाँ पर कनेक्टर है वाई। ठीक है, अब मैंने पढ़ा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वाई ही हैज़ कम, कि वह क्यों आया है। देखिए यह एक इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी WH वर्ड होते हैं क्वेश्चन के रूप में तो वो ज्यों के त्यों इन्वर्टेड कॉमा अलग होकर कनेक्टर का काम करने लगते हैं। तो वो 2 काम करते हैं, कनेक्टर का भी करते हैं, WH का भी करते हैं। तो जब जब हमें कनेक्टर का अर्थ की के रूप में मिलता है, ठीक है, तब हम वहाँ पर नाउन क्लॉज को मानते हैं और नाउन क्लॉज ही होती है। तो यहाँ पर दी गई आइडेंटिफाई जो हमें करना है क्लॉज, वो कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। वाई ही हैज़ कम, मुझे नहीं पता कि वह क्यों आया है। एक आपको ट्रिक देता हूँ, जब भी आपको नो क्रिया, से क्रिया, होप क्रिया, विश क्रिया या डाउट ऐसी क्रियाएं आगे लगी, मैंने कहा आई डोंट से दैट ही इज़ मैड, मैं नहीं कहता हूँ कि वो क्या है, पागल है। अब मैंने कहा दैट ही इज़ मैड, कौन सी क्लॉज है? तो फिर आपको बताना ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो वेयर ही स्टडीज़, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पढ़ता है। तो आई डोंट नो वेयर ही स्टडीज़ में वेयर ही स्टडीज़ क्या है? नाउन क्लॉज है, क्योंकि वेयर का अर्थ जहाँ नहीं, यहाँ वेयर का अर्थ है की और क्या। तो आप इस तरह से नाउन क्लॉज को पहचानेंगे। दैट से जुड़ी हो, की का अर्थ लाए, चूंकि दैट से रिलेटिव क्लॉज भी बनती है। रिलेटिव क्लॉज में दैट का अर्थ जो कि होता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते हम कि दैट से जुड़ने वाली क्लॉज नाउन क्लॉज। कुछ टीचर्स ऐसा बता देते हैं, तो वो भी एक ट्रिक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं ये कहूँगा कि आप सेंस लगाइए, सेंस लगाकर ही तय कीजिए कि कौन सी क्लॉज है। क्लॉज के बारे में मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊँगा, उधर आप पूरी अच्छे से क्लॉज पढ़िएगा। अंतिम प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 6, मतलब ये आपको 6 ऑप्शन आएंगे, आपको 5 करने हैं। द मैन इज माई नेबर, द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान दें, मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज का ही दूसरा नाम जो है, ठीक, वो कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। इसी को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को। और रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो हु और विच कनेक्टर से, जब हम हु और विच प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, इनसे जोड़ देते हैं 2 सेंटेंस को, तो उनमें रिलेशन बन जाता है और वो रिलेटिव क्लॉज कहलाने लगते हैं। अब हमें दिए गए सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज बनाकर जोड़ना है। देखिए कैसे आपको जोड़ना है। हु का अर्थ भी जो कि होता है, विच का अर्थ भी जो कि होता है रिलेटिव क्लॉज के रूप में, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। हु आता है सजीव के लिए, विच आता है निर्जीव के लिए। तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत है। लिखा है द मैन इज़ माई नेबर, वो आदमी मेरा पड़ोसी है। द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, वो आदमी जो बात कर रहा है तुम्हारे चाचा से। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो कनेक्टर है वो सजीव के रूप में चाहिए, क्योंकि उस आदमी के लिए हमें प्रयोग करना है जो हमारे चाचा से बात कर रहा है, जो हमारा पड़ोसी है। तो हमें हु से तो जोड़ना है, ये तो पक्का हो गया। अब कैसे जोड़ना है जरा देखिए। यहाँ पर हम द मैन क्या है, नाउन, ये द मैन क्या है, नाउन। 1 मिनट। द मैन
सेकेंड सेंटेंस में देखिए, सेकेंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द मैन। सेकेंड सेंटेंस को पहले लेंगे, पहले को भी ले सकते हैं लेकिन मैं सेकेंड से बना रहा हूँ। द मैन हु इज टॉकिंग टू, मुझे इस बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ी राइटिंग आपको ऐसे ही लिखेगी तो कहीं गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, ठीक है। टू योर अंकल, ये देखिए द मैन यानी वो आदमी, ठीक, कौन सा आदमी, ये द मैन, ये क्या है, एक नाउन है। और कौन सा आदमी, जो कि तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है। अब मैंने पूरा इसको बताया, ये इस नाउन की क्या है विशेषता, उस आदमी की विशेषता क्या है कि जो वो आदमी जो मेरे चाचा से बात कर रहा है। तो आपने देखा ये नाउन इसको क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। और जब नाउन मॉडिफाई करती है किसी शब्द को, किसी क्लॉज को, तो उस क्लॉज को कहते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज और उस वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव। अब इसको पूरा करते हैं अपन, द मैन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल, ये लगा दिया हमने कॉमा, और कॉमा के बाद पहला सेंटेंस में क्या लिखा है, इज माई अंकल, ठीक, ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, हमारी रिलेटिव क्लॉज बन गई, हमारी एडजेक्टिव क्लॉज बन गई। द मैन यानी वह आदमी हु इज टॉकिंग टू योर अंकल, जो कि तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है, इज माई नेबर, यहाँ पर वह मेरा क्या है, पड़ोसी है, NEIGHBOUR। कंप्यूटर में BOR भी है, अमेरिकन स्पेलिंग है, कभी कभी इसमें गलत भी बताते हैं, तो ये कुछ नहीं है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स में थोड़ा अंतर होता है, ये गलत नहीं है, ये BOR भी होती है, BOUR भी होती है, नेबर। तो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, वह आदमी जो कि तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है, इज़ माई नेबर, वो क्या है, मेरा पड़ोसी है। इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेन आंसर, ये आपका द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, वह आदमी जो तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है, कौन आदमी, वो आदमी, ठीक, इज़ माई नेबर, वो आदमी मेरा क्या है, पड़ोसी है, ठीक। इस तरीके से आप रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ेंगे, ठीक। तो ये 6 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए, और कंप्लीट सेंटेंस के बाद अब हम आपको लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट के डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आप ये सीखेंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट करना है। मैं केवल इस वीडियो में उत्तर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ उनकी वो ट्रिक, वो टिप्स भी साझा कर रहा हूँ जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए चैनल को, और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में मुझको लिख कर भेजिए, शीघ्र ही मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूँगा, ठीक। आगामी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं, तैयारी जमकर करते रहें, 100 में से 100 इंग्लिश में आना चाहिए, ये हमारा मोटिव, ये हमारा पर्पस, ये हमारा टारगेट, ये हमारा गोल, ये हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए। थैंक यू।